हेलो चैम। सो आई होप आप बहुत मेहनत कर रहे हो अपनी अकाउंटेंसी एग्जाम के लिए। बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है इस पेपर के लिए। सो अ लॉट ऑफ यू वर सेइंग कि मैं थियोरी रिलेटेड एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करूं। सो आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड अ वीडियो रिलेटेड टू योर कंपनी अकाउंट्स एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू रिमाइंड यू कि मैंने टॉप 100 एमसीक्यूज आपके साथ शेयर किए हुए हैं अकाउंटेंसी से, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आई होप आपने कवर कर लिए हैं। इफ नॉट तो प्लीज लिंक लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एंड मेक श्योर टू कवर दोज वीडियोज। एंड नॉट जस्ट 100 एमसीक्यूज, मैंने टॉप 20 और द मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 एमसीक्यूज भी हर बुक से आपके लिए मैंने शेयर किए हैं। 20 best MCQs from partnership, 20 best MCQs from company accounts and 20 best MCQs from your analysis of financial statements book. Make sure to cover those videos as well. ये जो वीडियो है ये स्पेसिफिकली उस तरह की एमसीक्यूज की डिस्कशन है जहां पे कोई थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलो जल्दी से डिस्कस करते हैं। So the first point, the term financial analysis includes both analysis and interpretation. तो ये जो वर्ड है, जैसे हम कहते हैं analysis of financial statements, तो ये एनालिसिस में सिर्फ एनालिसिस नहीं होता, इंटरप्रिटेशन भी होती है। कोई भी स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है जिसमें वो आपसे पूछते हैं कि बताओ ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। उसके लिए आप इस चीज को ध्यान रखें कि सिर्फ इसमें एनालिसिस नहीं होता, इंटरप्रिटेशन भी होता है। वैसे एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल डेटा, प्रॉपर क्लासिफिकेशन। जैसे हम रेशो एनालिसिस करते हैं, प्रॉपर उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं रेशोज को। लिक्विडिटी जाननी है तो ये रेशो फाइंड आउट करो, सॉल्वेंसी जाननी है तो ये रेशो फाइंड आउट करो। सिंप्लीफाई करते हैं फाइनेंशियल डेटा को। एंड इंटरप्रिटेशन इज ऑफ कोर्स डिराइविंग मीनिंग आउट ऑफ इट, और उस फाइनेंशियल डेटा को समझना, उसका सिग्निफिकेंस देखना, दैट इज द इंटरप्रिटेशन। तो इसमें दोनों आता है। Alright, now this particular statement, dash is the process of identifying the financial strengths and weaknesses of the firm by properly establishing relationships between the various items of the balance sheet and the statement of P&L. I have deliberately added this statement here क्योंकि actually this question came in your actual board exam last year. तो यहाँ पे बच्चे ऑप्शंस देख के कंफ्यूज हो रहे थे क्योंकि बैलेंस शीट और एसपीएल की वेरियस आइटम्स के बीच में रिलेशनशिप देख रहे हैं। तो बच्चों को आंसर लग रहा था रेशियो एनालिसिस भी हो सकता है, कुछ कॉमन साइज कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स से रिलेटेड भी हो सकता है। तो दिस इज अ कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट, बट इसका प्रॉपर आंसर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस या एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दिस एग्जैक्ट लाइन इज गिवन इन योर एनसीईआरटी एंड दिस इज अ ब्रॉडर टर्म। इसमें सभी टूल्स आ जाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस। बेसिकली दिस इज अ ब्रॉडर स्टेटमेंट। वो कह रहे हैं ऐसा प्रोसेस जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस समझता है फाइनेंशियल डेटा की और प्रॉपर रिलेशनशिप्स ड्रॉ करता है बैलेंस शीट के आइटम्स के बीच में और एसपीएल के आइटम्स के बीच में। सो द ब्रॉडर टर्म इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। Now, the tools of financial statement analysis, 5 टूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स जिसे आप हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी कहते हो, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स जिसे आप वर्टिकल एनालिसिस भी कहते हो, ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस। ये मैंने एनसीईआरटी से पिक किया है। हो सकता है जो बुक आप रेफर कर रहे हो उसमें ट्रेंड एनालिसिस ना लिखा हो। दीज आर द टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, नॉट द टूल्स, जो वैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं एक कंपनी की जो हमें सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 ने बताई हैं कंपनीज एक्ट के, तो वो होती है आपकी बैलेंस शीट विच इज योर पोजीशन स्टेटमेंट, देन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो कि होता है इनकम स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स और कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो प्लीज इन दोनों को सेपरेट रखें। एक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एक है टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कम्युनिटी पे जिसमें मैं टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात कर रही थी एंड सम ऑफ यू वर थिंकिंग कि मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात कर रही हूँ। तो प्लीज इन दोनों को आप डिफरेंशिएट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस? तो इसमें से सही आंसर है कैश फ्लो स्टेटमेंट ओनली। इनफैक्ट यही क्वेश्चन मैंने पूछा था कम्युनिटी पे, तो कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैम इसमें तो सारे आने चाहिए, बट नहीं,
ये सारे आते अगर वो बात कर रहे होते फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, बट यहाँ पे टूल्स पूछा है तो ओनली वन is the answer, which is your cash flow statement. Now this particular question I've deliberately added क्योंकि ये जो भी रेफरेंस बुक से आप पढ़ रहे हैं हो सकता है उसमें ना गिवन हो टाइप्स ऑफ रेशियोज। इसमें दो क्लासिफिकेशन होती है, एक ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और एक फंक्शनल क्लासिफिकेशन। मोस्टली आपको फंक्शनल क्लासिफिकेशन पता होती है जो कि लिक्विडिटी रेशियोज जैसे करंट रेशियो, क्विक रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो जैसे डेट टू इक्विटी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियोज में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, देन योर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, देन प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो ये तो आपको पता होता है, बट एक्चुअली जो इसकी ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है वो ये है, स्टेटमेंट ऑफ P&L रेशियोज, बैलेंस शीट रेशियोज और कंपोजिट रेशियोज। बेसिकली इसका मीनिंग सिंपल है, रेशियोज में जैसे दो वेरिएबल्स होते हैं, दो आइटम्स होती हैं, अगर दोनों आइटम्स आपकी SPL से है तो वो स्टेटमेंट ऑफ P&L रेशियो बन जाएगी, अगर दोनों आइटम्स आपकी बैलेंस शीट से हैं तो बैलेंस शीट रेशियो, और अगर एक आइटम SPL से है एक आइटम बैलेंस शीट से है तो कंपोजिट रेशियो। जैसे कंपोजिट रेशियो का एग्जांपल क्या हो गया, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, तो उसमें क्या फॉर्मूला होता है, क्रेडिट RFO विच इज अ पार्ट ऑफ योर SPL, और डिनोमिनेटर में क्या होता है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स विच इज अ पार्ट ऑफ योर बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जैसे ये भी आपके CBSE का ही क्वेश्चन है सैंपल पेपर का, तो देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज। तो ट्रेडिशनल में जो हमारा यूजुअल जो हमें पता है वो तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन है, ट्रेडिशनल में आता है आपका SPL रेशियोज, बैलेंस शीट रेशियोज और कंपोजिट रेशियोज। सो 2, 3 and 5, 2, 3 and 5, दिस इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए देन, इसके बारे में मैं आपके साथ बात कर रही थी। सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 ऑफ द कंपनीज एक्ट हमें बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है। बैलेंस शीट जिसे हम पोजीशन स्टेटमेंट कहते हैं, P&L अकाउंट जिसे हम इनकम स्टेटमेंट कहते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स जो बनाए जाते हैं बैलेंस शीट के लिए भी और SPL के लिए भी, और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनाई जाती है अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। हो सकता है आपने ये भी पढ़ा हो कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो कुछ कंपनीज के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं मानी जाती, जैसे 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी और डोमेन कंपनी। ठीक है, तो ये भी आप देख लेंगे। ओके, क्वेश्चन क्या बन सकता है इस थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, अ सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 ऑफ द कंपनीज एक्ट डज नॉट इंक्लूड, इट डज नॉट इंक्लूड रेशियो एनालिसिस। वो तो एक टूल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑलराइट, उसके बाद ये जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी वाला चैप्टर है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, 3 मार्क्स का शॉर्ट पूछा जाएगा, मेजर हेड और सब हेड। आई वांट टू टेल यू कि मैंने टॉप 51 एग्जाम्पल्स वाला वीडियो आपके लिए बनाया हुआ है, सभी एग्जाम्पल्स वहां पे मैंने कवर किए हैं, जरूर रेफर कर लेना, 3 मार्क्स आपके वहां पे पक्के हो जाएंगे। सो यहाँ क्या लिखा है, द मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर इज 68 रुपीज बट इट इज टू बी इशूड टू द एम्प्लॉइज एट ₹50। तो जैसे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, यहाँ पे 68 का शेयर हम उन्हें 50 में देंगे, द डिफरेंस ऑफ 18 will be transferred to shares options outstanding account। ठीक है, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि अभी एम्प्लॉइज जो है वो इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करना बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग में डाल देते हैं शेयर्स ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, और इससे पता है कहाँ पे दिखाते हैं हम, रिजर्व्स एंड सरप्लस में। तो मेजर हेड हो गया इसका शेयर होल्डर्स फंड्स, और इसका सब हेड हो गया रिजर्व्स एंड सरप्लस। चलिए आगे देखो, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ एन एसेट इन इंस्टॉलमेंट्स अंडर हायर परचेज सिस्टम इज व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। क्वाइट एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो, हायर परचेज पे आपने कोई एसेट खरीदा है, मतलब इंस्टॉलमेंट्स में पैसे दोगे। अब यहाँ पे जब आप इंस्टॉलमेंट दोगे तो उसमें कुछ प्रिंसिपल कंपोनेंट भी होगा, जैसे मान लीजिए आपने कोई मशीनरी खरीदी है जो वैसे तो 5 लाख रुपीस की मिलती है आपको, बट क्योंकि आपने हायर परचेज पे ली है तो इंस्टॉलमेंट्स आपकी 6 लाख रुपीस की बन रही है, तो यहाँ पे जैसे 1 लाख का आपका इंटरेस्ट हो गया।
ठीक है। तो इस 6 लाख में 5 लाख का तो आपका प्रिंसिपल का कंपोनेंट है जो आपके एसेट की वैल्यू है। तो जब आप एसेट खरीदते हो तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है, बट यहाँ पे 1 लाख आपका इंटरेस्ट का कंपोनेंट है, और इंटरेस्ट जब आप पे करते हो तो दैट इज लाइक फाइनेंसिंग एक्टिविटी, राइट, क्योंकि यहाँ पे हमने हायर परचेज पे सामान खरीदा है, तो इंटरेस्ट जो दे रहे हो उसकी नेचर आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी की हो गई, और जो प्रिंसिपल दे रहे हो वो तो एसेट की ही वैल्यू है, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई। तो एक्चुअली बोथ बी एंड सी इज द राइट आंसर, इन्वेस्टिंग भी और फाइनेंसिंग भी। तो क्या ऐसी भी एक्टिविटीज होती हैं जिसमें दोनों नेचर इन्वॉल्व हो सकती है? दिस इज एन एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देन ऑपरेटिंग साइकिल, ना ये काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है। ऑपरेटिंग साइकिल इज द टाइम बिटवीन एक्विजिशन ऑफ एन एसेट फॉर प्रोसेसिंग एंड इट्स फाइनल रियलाइजेशन इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। नाउ ऑपरेटिंग साइकिल एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये डिसाइड करता है कि मेरे कौन से एसेट्स करंट एसेट्स होंगे और मेरी कौन सी लाइबिलिटीज करंट लाइबिलिटीज होंगी। अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं, अगेन मैं लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, बहुत डिटेल में मैंने प्रैक्टिस भी करवाई है क्वेश्चंस की। ऑपरेटिंग साइकिल अगर नहीं हमें पता होता तो हम इसे 12 मंथ्स अज्यूम करते हैं, ठीक है, बट ब्रीफली कैसे ये डिटरमिन करता है कि मेरा एसेट करंट एसेट होगा या नॉन करंट एसेट, मेरी लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी होगी या नॉन करंट लाइबिलिटी। तो देखो, अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ्स या उससे कम है तो हमारी यूजुअल डेफिनेशन ही अप्लाई होती है। व्हाट इज माय यूजुअल डेफिनेशन? जो एसेट्स विद इन 12 मंथ्स ऑफ द बैलेंस शीट डेट रियलाइज होने वाले हैं उन्हें हम करंट एसेट्स कहते हैं, और उसके बियॉन्ड जो रियलाइज होंगे उन्हें हम नॉन करंट एसेट्स कहते हैं। जो लाइबिलिटीज मेरी विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट पे होने वाली है उन्हें हम करंट लाइबिलिटीज कहते हैं, और उसके बियॉन्ड जो पे होंगी उन्हें नॉन करंट लाइबिलिटीज कहते हैं। यानी मेरी यूजुअल डेफिनेशन अप्लाई होगी इफ ऑपरेटिंग साइकिल इज 12 मंथ्स और लेस। बट if operating cycle is more than 12 months, let's say 18 months, तो मेरी डेफिनेशन बदल जाएगी। अगर ऑपरेटिंग साइकिल लेट्स से 18 मंथ्स है तो मैं कहूंगी वो एसेट्स जो विद इन 18 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट डेट रियलाइज होंगे वो करंट एसेट्स है, और उसके बियॉन्ड जो होने वाले हैं वो नॉन करंट एसेट्स है। एंड फॉर लाइबिलिटी, वो लाइबिलिटीज जो विद इन 18 मंथ्स फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट पे होने वाली है वो करंट लाइबिलिटीज है, और उसके बियॉन्ड जो पे होंगी वो नॉन करंट लाइबिलिटीज है। यानी ऑपरेटिंग साइकिल से मेरी करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज की क्लासिफिकेशन पे फर्क पड़ता है। अब यहाँ पे वो क्या पूछ रहे हैं, जी लिमिटेड कोई कंपनी है, इसका ऑपरेटिंग साइकिल है 20 मंथ्स। तो अब आपके पास 20 मंथ्स है सोचने के लिए, 20 मंथ्स है सोचने के लिए, मतलब वो एसेट्स जो विद इन 20 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट रियलाइज होंगे वो करंट एसेट्स है, और उसके बियॉन्ड जो होंगे वो नॉन करंट एसेट्स है। क्या पूछ रहे हैं? अ ट्रेड रिसीवेबल इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज विद इन 20 मंथ्स। तो इसके विद इन है, इसलिए इसे हम कहेंगे कि ये हमारा करंट एसेट है, ठीक है। तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस एज वेल। ओके देन, which transaction is an example of cash inflow from operating activities? तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से इनफ्लो, कमीशन रिसीव्ड ऑपरेटिंग होता है, रॉयल्टी रिसीव्ड ऑपरेटिंग होता है, फीस रिसीव्ड ऑपरेटिंग होता है। सो ऑल ऑफ दी अबव। जैसे फीस रिसीव्ड, अगर आप एक डॉक्टर हैं और आप सर्विस दे रहे हैं, मेडिकल सर्विस दे रहे हैं, तो आपको फीस मिल रही है, तो ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है डेफिनेटली। रॉयल्टी रिसीव्ड, अगर आप एक ऑथर है तो बुक्स जो आपकी सेल हो रही है उस पे आपको रॉयल्टी मिल रही है, ये आपका मेन ऑपरेशन है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। कमीशन रिसीव्ड और कमीशन पेड, ये भी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से ही रिलेट करते हैं। कमीशन पेड में आउटफ्लो होगा और कमीशन रिसीव्ड में इनफ्लो होगा। उसके बाद प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। वैसे तो डिबेंचर्स एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है ना, तो इसे हम नॉन करंट लाइबिलिटी का पार्ट मानते हैं, और उसके अंडर हम इसे शो करते हैं, ये होता है हमारा सब हेड अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, ठीक है। ये मैंने उस वीडियो में आपको समझाया है, मेजर हेड और सब हेड वाले वीडियो में। देन अगर कुछ ऐसी स्टेटमेंट आती है, सेपरेट डिस्क्लोजर ऑफ डैश इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दे रिप्रेजेंट द एक्सटेंट टू विच एक्सपेंडिचर्स हैव बीन मेड फॉर दोज रिसोर्सेज जो हमें फ्यूचर इनकम देंगे और फ्यूचर में उसके लिए कैश फ्लोज होंगे।
अब ये क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कंफ्यूजन है। बट यू नो व्हाट दिस इज? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसकी नॉर्मल डेफिनेशन तो होती है दीज आर रिलेटेड टू द एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। तो यहाँ पे कह रहे हैं हम अगर खर्चा कर रहे हैं ऐसे रिसोर्सेज के लिए जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देंगे, इनकम देंगे, कैश फ्लोज देंगे, तो किसकी बात हो रही है? अगर मैं एक मशीनरी खरीद रही हूँ, ये एक लॉन्ग टर्म एसेट है। क्यों खरीद रही हूँ? क्योंकि आने वाले समय में दिस विल हेल्प मी इन माय प्रोडक्शन। अगर मैं लैंड खरीद रही हूँ, बिल्डिंग खरीद रही हूँ, ये सारे उस तरह के रिसोर्सेज हैं जो मुझे फ्यूचर में इनकम देंगे। ये मेरे नॉन करंट एसेट्स है, लंबे समय के एसेट्स हैं। तो ये जो सेंटेंस है दिस इज रिलेटेड टू कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑलराइट, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल वैल्यूज ऑफ वन फर्म विद दोज ऑफ अनदर फर्म। एक फर्म की वैल्यूज को दूसरी फर्म से कंपेयर कर रहे हैं, चाहे वो दूसरी फर्म सेम इंडस्ट्री में ही क्यों ना हो। एक फर्म को दूसरी फर्म से कंपेयर कर रहे हो तो दैट इज इंटर फर्म कंपैरिजन। प्लीज इंट्रा फर्म मत कहना। इंट्रा फर्म में तो हम एक ही एंटरप्राइज को ओवर द इयर्स देख रहे होते हैं। ठीक है, तो ये इंटर फर्म कंपैरिजन है। और इंटर फर्म कंपैरिजन के कुछ और नाम भी हो सकते हैं, जैसे क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस, स्टैटिक एनालिसिस, और इसका एक एग्जाम्पल हो जाता है कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। और जो इंट्रा फर्म कंपैरिजन है उसके भी नाम हो सकते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, डायनेमिक एनालिसिस, और उसका एग्जाम्पल हो जाता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो ये वर्ड्स भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नाउ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखने हैं। AS4 जिसका नाम क्या है? कॉन्टिजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। यही हमें बताता है कि जो प्रपोज डिविडेंड होता है करंट ईयर का, वो एक कॉन्टिजेंट लायबिलिटी होती है, इसलिए इसे हम बैलेंस शीट के अंदर नहीं शो करते, नोट्स में शो करते हैं। प्रपोज डिविडेंड यानी कि डायरेक्टर्स ने डिविडेंड को प्रपोज किया है, वो कह रहे हैं कि इतना डिविडेंड हम देना चाहते हैं शेयर होल्डर्स को, बट अभी शेयर होल्डर्स उसे एनुअल जनरल मीटिंग में आके अप्रूव करेंगे और फिर जाके वो डिक्लेयर होगा और फिर वो पे होगा। तो अभी पता नहीं शेयर होल्डर्स उसे अप्रूव करेंगे या नहीं, इसलिए प्रपोज डिविडेंड ऑफ द करंट ईयर इज अ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी डिपेंडिंग ऑन शेयर होल्डर्स अप्रूवल। हो सकता है देना पड़े, हो सकता है ना देना पड़े। तो AS4 इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देन AS16 वैसे ये कंपनी अकाउंट्स वाली बुक से रेलेवेंट है, इसका नाम है बोरोइंग कॉस्ट, और ये हमें बताता है कि वो जो डिस्काउंट या लॉस होता है ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स उसे आपको राइट ऑफ करना होता है उसी ईयर में जिस ईयर में डिबेंचर्स इशू हुए हैं। और इसके लिए आपको पता है हम प्रेफरेंस देते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम के अमाउंट को, एल्स अगर वो नहीं है तो SPL स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से हम राइट ऑफ करते हैं। देन AS3 रिवाइज्ड हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए कहता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट भी हमें देता है AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? इक्विटी इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस डेट। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो ब्रॉडली बैलेंस शीट में इधर क्या आता है? शेयर कैपिटल, reserves and surplus, long term debt और short term debt which is also your current liability. Broadly इन दोनों को मिला के हम कहते हैं equity या फिर shareholders funds, ठीक है ना? और इन तीनों को मिला के हम कहते हैं share capital, reserves and surplus and long term debt को मिला के हम कहते हैं capital employed। तो equity जो है वो तो capital employed का पार्ट है, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि इक्विटी में कैपिटल एम्प्लॉयड और डेट दोनों आ जाते हैं। नहीं, इक्विटी है शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये तो सही है। डेट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। यस, जैसे हमारी जो रेशो है डेट इक्विटी रेशो, तो उसमें डेट लॉन्ग टर्म ही होता है और उसमें बोरोइंग्स और प्रोविजंस दोनों आते हैं। वर्किंग कैपिटल CA माइनस CL होती है। तीनों स्टेटमेंट्स BCD तो करेक्ट हैं, तो जो करेक्ट नहीं है बट जो कि करेक्ट आंसर है दैट इज A, क्योंकि उन्होंने आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है। ठीक है, उसके बाद देखो अ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग इंक्रीज इन बोथ करंट रेशो एंड क्विक रेशो। तो अगर आपको इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चन समझने हैं फॉर ऑल द रेशोज,
प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, मैंने सभी इंपॉर्टेंट रेशियो से रिलेटेड वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जिसमें इंक्रीज डिक्रीज या नो चेंज की बात होती है। यहाँ पे देखिए तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, और क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, जिसमें क्या आता है, करंट एसेट्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक मतलब इन्वेंट्री और माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन है जिससे आपका करंट रेशियो भी बढ़ेगा और क्विक रेशियो भी बढ़ेगा? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। देखो स्टॉक इसका तो पार्ट होता नहीं, तो अगर आप परचेज कर रहे हो तो पैसे जाएंगे, कैश तो करंट एसेट का पार्ट होता है, तो इस केस में सिर्फ न्यूमरेटर आपका कम होगा, तो आपकी क्विक रेशियो तो बढ़ ही नहीं सकती। इसको तो मैं अभी देख ही नहीं रही, जब ये ही नहीं बढ़ सकती तो ये तो हमारा सही आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों इंक्रीज होनी चाहिए। सेल ऑफ स्टॉक एट लॉस, तो इसमें अगर मैं देखूं अपनी करंट रेशियो, तो जैसे मान लीजिए 5000 की चीज मैंने 4000 में बेची है, ठीक है, तो 4000 का कैश आ रहा है बट 5000 का मेरा स्टॉक जा रहा है ना, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट करंट रेशियो, तो मेरा न्यूमरेटर तो नेट में कम हो गया, तो फिर मेरी ये रेशियो बढ़ ही नहीं सकती। उसको तो मैं देख ही नहीं रही, एक की ही बात कर लो, ये भी नहीं हो सकता। कैश पेमेंट ऑफ नॉन करंट लायबिलिटी, अब क्योंकि ये नॉन करंट लायबिलिटी है तो करंट लायबिलिटी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैश पेमेंट है तो यहाँ पे कैश कम हो जाएगा और यहाँ पे भी कैश कम हो जाएगा। दोनों रेशियोज अगर हम देखें इंडिविजुअली कम हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे भी न्यूमरेटर कम हो रहा है, यहाँ पे भी न्यूमरेटर कम हो रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। सेल ऑफ नॉन करंट एसेट फॉर कैश, आपने एसेट बेचा है कैश के लिए बट ये नॉन करंट एसेट है, तो यहां से एसेट तो कम नहीं होगा क्योंकि नॉन करंट की बात नहीं कर रही, बट कैश आएगा, यहाँ पे कैश प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी कैश प्लस हो जाएगा। तो दैट्स इट, न्यूमरेटर इस केस में दोनों में बढ़ रहा है, दोनों रेशियोज बढ़ जाएंगी एंड दिस इज माय राइट आंसर, राइट। उसके बाद नेम द डिफरेंस बिटवीन आरएफओ एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। देखो बच्चे, जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, नाम से ही देख लो पता लग रहा है, क्या ये ऑपरेशन से आ रहा है? यस। जैसे नेट सेल्स, मेरा जो मेन ऑपरेशन है, लेट्स से मेरा पेन बना के बेचने का बिजनेस है, तो पेन बना के जो पैसा मुझे मिल रहा है वो मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, तो ये मेरा सारा ऑपरेशन से आ रहा है। तो इसमें दो टुकड़े होते हैं, वन इज ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो मेरे पैसे लगे हैं इसे बनाने में, एंड वन इज योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो मुझे प्रॉफिट हुआ है। देखो ये भी ऑपरेशंस वर्ड है ना, ये रेवेन्यू है जो टोटल आपके पास आया, उसमें कुछ कॉस्ट का हिस्सा है, कुछ प्रॉफिट का हिस्सा है। तो आप क्या बोलेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आरएफओ एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट? दैट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट। यही तो लॉजिक हम यूज करते हैं अपना ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के लिए, ठीक है। ओके देन, व्हिच of the following are the tools of vertical analysis? तो vertical analysis में जैसे हम एक ही ईयर को स्टडी कर रहे होते हैं, तो that is possible in ratio analysis and common size statements. Comparative में एक साल को नहीं देख रहे होते हम, तो यहाँ पे आंसर होगा 1 and 3, बोथ 1 and 3। और जैसे मैंने बोला इसके दूसरे नाम भी देख लेना, वर्टिकल एनालिसिस को हम स्टैटिक एनालिसिस भी कहते हैं। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंस कॉस्ट इन योर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल? फाइनेंस कॉस्ट जो हमारा एसपीएल का पार्ट होता है, उसमें हम कौन सी कॉस्ट इंक्लूड करते हैं? जहां से पैसे उठाए हैं बदले में जो दे रहे हैं, दैट इज योर फाइनेंस कॉस्ट। तो यहाँ पे देखो, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, यस ये हमारी फाइनेंस कॉस्ट है। इंटरेस्ट पेड ऑन पब्लिक डिपॉजिट्स, ये भी हमारी फाइनेंस कॉस्ट है, क्योंकि आपके पास डिपॉजिट्स आए हैं, आप उस पैसे को यूज कर सकते हैं और उस पर आप इंटरेस्ट दे रहे हैं। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, क्योंकि डिबेंचर से पैसा उठाना भी आपकी एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है, तो उससे रिलेटेड ये फाइनेंसिंग हो गया। बैंक चार्जेस, अगर मैंने बैंक से कोई सर्विस ली है उस पे मैं कुछ एडिशनल चार्जेस पे कर रही हूँ, ये मेरी फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट नहीं होता। ये फिर हम कहाँ पे शो करते हैं? अंडर अदर एक्सपेंसेस इन योर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए आगे देखते हैं, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस
ये मैंने अभी आपको बताया था, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस वर्ड हम यूज करते हैं वर्टिकल एनालिसिस के लिए, जिसका एग्जाम्पल होता है कॉमन साइज स्टेटमेंट्स और रेशियो एनालिसिस भी। चलिए, फ्रीडम टू चूज द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन रेफर्स टू विच लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। बहुत इजी है, देखो अगर आप पे छोड़ दिया जाए एज अ कंपनी कि आप कोई भी मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन यूज कर सकते हो, तो इसमें आपका बायस आ सकता है ना, यू कैन बी पार्शियल। तो कंपनी को बाहर से दिखाने के लिए अच्छा मेथड है जिससे प्रॉफिट ज्यादा हो रहे हैं, हो सकता है वो चूज कर लो, एंड नॉट टेक्निकली जो वैसे आपको यूज करना चाहिए। तो इसमें आपका बायस आ सकता है, एंड दैट इज द लिमिटेशन विच वी आर टॉकिंग अबाउट। देन पोस्टुलेट्स क्या होता है, ये वर्ड आपके एनसीईआरटी में गिवन है और बच्चों ने ये वर्ड पढ़ा ही नहीं हुआ था और ये क्वेश्चन आपका पेपर में आ गया, आई थिंक सैम्पल पेपर में आया था। तो एनसीईआरटी के वर्ड्स भी इंपॉर्टेंट है। सो दिस वर्ड इज पोस्टुलेट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन सर्टेन बेसिक अजम्पशंस, जिन्हें हम पोस्टुलेट्स कहते हैं, जैसे गोइंग कंसर्न पोस्टुलेट, मनी मेजरमेंट पोस्टुलेट, रियलाइजेशन पोस्टुलेट, मतलब वही जो अकाउंटिंग कन्वेंशंस या कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था आपके सैम्पल पेपर में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन सर्टेन बेसिक अजम्पशंस, जैसे बिजनेस स्टडीज में जो अजम्पशंस होती है जिसपे प्लान्स बनाए जाते हैं, उन्हें हम प्लानिंग प्रेमिसेस कहते हैं। और यहाँ पे जो अजम्पशंस हैं जिसके अकॉर्डिंग हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, उन्हें हम पोस्टुलेट्स कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देन डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट इज शोन अंडर विच हेडिंग। नाउ बैंक ओवरड्राफ्ट इज लाइक अ शॉर्ट टर्म बोरोइंग, चाहे ये बढ़ रहा हो चाहे ये कम हो रहा हो, इसे हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाते हैं। वैसे ये करंट लायबिलिटी होता है, बट इसे हम बाकी करंट लायबिलिटीज जहां दिखाते हैं वहां नहीं दिखाते। जैसे बाकी करंट लायबिलिटीज क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, उसमें अगर इंक्रीज डिक्रीज होता है तो वो हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में दिखा रहे होते हैं ना। बट ये एक एक्सेप्शन है, बैंक ओवरड्राफ्ट वैसे करंट लायबिलिटी होता है बट इससे हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाते हैं क्योंकि दिस इज लाइक अ बोरोइंग। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी वही होता है, पैसे उठाने से रिलेटेड बात। तो चाहे ये बढ़ रहा हो चाहे ये कम हो रहा हो, इसे हम फाइनेंसिंग में दिखाते हैं। देन एनालिसिस कंडक्टेड बाय इन्वेस्टर्स एंड क्रेडिटर्स, बहुत ध्यान से देखना चाहिए। जो इन्वेस्टर्स और क्रेडिटर्स है वो बाहर के लोग हैं, तो वो करते हैं एक्सटर्नल एनालिसिस। और पता है जब आपने प्रोजेक्ट बनाया है कंपनी का तो आपने भी किया है एक्सटर्नल एनालिसिस, क्योंकि जो भी पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट्स आपको मिले, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको पब्लिक डोमेन में मिली, उसे यूज करके आपने एनालिसिस किया है कंपनी का, एंड यू आर अ रिसर्च स्कॉलर। तो आपने भी एक्सटर्नल एनालिसिस किया, क्योंकि ये लोग भी कंपनी के बाहर के लोग हैं तो ये भी कर रहे हैं एक्सटर्नल एनालिसिस, तो ध्यान देना। देन अनदर थिंग, कैश इक्विवेलेंस की डेफिनेशन अच्छे से देखकर जाएंगे। Cash equivalents are short-term, highly liquid investments that are readily convertible into a known amount of cash, and यहाँ पे insignificant risk होता है of change in value। Normally इन्हें हम cash equivalents मानते हैं अगर इनका maturity period 3 महीने या उससे कम का होता है। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को आप बिल्कुल एंड में शो करते हो कैश फ्लो स्टेटमेंट में, जब आपके पास तीनों एक्टिविटीज का आंसर आ जाता है, उसमें आप ऐड करते हो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स और आपको आंसर मिलना चाहिए क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के बराबर। तो यहाँ पे कौन सा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं है? बैलेंसेस विद बैंक्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है, चेक्स एंड ड्राफ्ट्स भी होता है, कैश तो होता ही है। डिबेंचर जो आपने खरीदे हैं जिनका मैच्योरिटी पीरियड 100 डेज का है, तो ये तो 3 मंथ से ज्यादा हो गए ना, तो ये हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट नहीं होता। ऑलराइट, नाउ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, इस पे बच्चे यूजुअली थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं इसके ट्रीटमेंट में भी, तो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट पे भी देख लो। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आर दोज इनकम्स एंड एक्सपेंसेस दैट अराइज फ्रॉम इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस दैट आर क्लियरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी जो आप रेगुलरली चीजें नहीं करते हो उन चीजों से ये रिलेटेड होता है, and therefore are not expected to recur frequently or regularly। तो ये बार बार नहीं होती हैं एक्टिविटीज। तो क्या पूछ रहे हैं? पेमेंट फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स। बायबैक ऑफ शेयर्स क्या होता है?
पता है आपको? कई बार कंपनी अपने ही शेयर्स को मार्केट से खरीद के उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, क्या केस हो सकता है जिसमें कंपनी बायबैक करे? जैसे आपको पता है देयर इज समथिंग कॉल्ड ईपीएस, आप बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ते हो, अर्निंग पर शेयर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, राइट, नंबर ऑफ शेयर्स। मान लीजिए कंपनी का ईपीएस अभी कम चल रहा है और कंपनी ईपीएस को बढ़ाना चाहती है, तो इसके लिए वो एक चीज कर सकती है, अगर नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाए, अगर डिनोमिनेटर कम हो जाए तो आपके ईपीएस की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो this could be one reason why company buys back the shares and destroys them, ताकि मार्केट में उसके शेयर्स का नंबर कम हो जाए और पर शेयर अर्निंग बढ़ जाए। तो यस, कंपनी बायबैक कर सकती है शेयर्स को, बट ये बार बार नहीं होता है। दिस इज नॉट योर ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटी जिसे आप बार बार अंडरटेक करेंगे, तो कभी कभार होता है, वंस इन अ वाइल। तो ये एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम है। और ये किससे रिलेटेड है? क्योंकि एक्स्ट्रॉर्डिनरी में भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड हो सकता है, फाइनेंसिंग से हो सकता है, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, तो बायबैक ऑफ शेयर्स, जब आप शेयर्स को इशू करते हो तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है। तो जब आप शेयर्स को बायबैक कर रहे हो वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। तो ये एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम है रिलेटेड टू फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और मेरे दो सवाल हैं आपसे, कमेंट्स में लिखकर बताओ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम। आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताएं। अगर आपका आंसर सही होगा तो यू विल गेट अ हार्ट फ्रॉम माय साइड इन द कमेंट्स। सो चैम्प्स, बहुत मेहनत से पढ़ाई करो, पूरा साल आपने इस सब्जेक्ट के लिए बहुत मेहनत की है। तो अभी लास्ट मोमेंट पे प्लीज लेजी मत हो जाओ और अपना जो जोश है वो बनाए रखो, मेहनत करते रहो। और चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।